electrocardiography or ECG. So today's topic is electrocardiography. पहले इसको हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या है और फिर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन लैब और किस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग हम लेते हैं और इसमें जो वेव्स आती हैं उनका क्या मतलब है वो मैं आपको फिर समझाती हूँ. यू कैन सी हेयर, यहाँ पे आपको एक वेव नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ है P, दिस इज P Q R S T. दिस इज द नॉर्मल ECG वेव. ठीक है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंटरवल्स हैं, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ. दिस इज P वेव, दिस इज Q वेव, ये जो नीचे की तरफ छोटी सी है, ये जो बड़ी है दिस इज R, ये फिर जो नीचे की तरफ है छोटी सी दिस इज S एंड दिस वन इज T वेव. दिस इज P Q R S एंड T. यहाँ पे P और R के दरमियान में जो एरिया है दिस इज नोन एज इंटरवल, जिसको PR इंटरवल कहते हैं. इसी तरह Q और T के दरमियान में जो है दिस इज नोन एज QT इंटरवल. फिर यहाँ पे देखें दिस इज PR सेगमेंट, दिस इज ST सेगमेंट, और ये जो पूरा ये वाली वेव है, ये जो बड़ी सी दरमियान में वेव है, starting from the QR and S, this is known as QRS complex. So starting from the definition, what is electrocardiography? Electrocardiography is the technique by which the electrical activity of the heart are studied. We have studied the electrical activity of the heart. Heart में electrical activity कैसे generate होती है, कैसे propagate करती है, ऐसे node में impulse generate होती है, and then from the ऐसे node it is propagated to all the parts of the heart. और कंडक्शन पाथवेज भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द एसे नोड एट्रिया को डायरेक्ट कंडक्शन होती है, एंड जो वेंट्रिकल्स हैं उनको कंडक्शन होती है थ्रू द AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजी फाइबर्स. और एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में एक इंसुलेटर लगा हुआ है, दैट इज नोन एज, कौन सा इंसुलेटर है? Yes, SA node. Atrioventricular ring है. ठीक है, that is an insulator that is present in between the atria and ventricle, जिससे एट्रिया की कंडक्शन जो है डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में नहीं जाती, बल्कि वेंट्रिकल्स को जो कंडक्शन जाती है दैट इज थ्रू द AV node, and AV node act as a relay station, जिसकी वजह से पहले एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि डायरेक्टली इम्पल्स जो जनरेट है दैट इज प्रोपगेटेड टू द एट्रिया. एट दैट टाइम जो सिग्नल जाता है टू द AV नोड, वो वहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए डिले हो जाता है, एंड फिर वहाँ से वो आगे प्रोपगेट करता है थ्रू द बंडल ऑफ हिज बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांच एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड देन Purkinje fiber. So that electrical activity that is generated in the heart, the study of that electrical activity is known as electrocardiography. The spread of excitation through the myocardium produces local electrical potential. As you know that there is a production of action potential or local potentials in the myocardium. मायोकार्डियम मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा है कि मायोकार्डियम में कौन कौन से सेल्स हैं, कौन से जनरेट करते हैं, कौन से फिर कंडक्शन में इन्वॉल्व हैं और कौन से कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं. एक्चुअली मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द production of electrical potential. This low intensity current, this is a type of current, this flows throughout the body and which act as a volume conductor. This current can be picked up from the surface of the body by suitable electrodes and recorded in the form of electrocardiogram. तो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द हार्ट, ये प्रोपगेट करता है हमारी स्किन में. ठीक है, स्किन में भी आता है ये, लेकिन ये बहुत लो इंटेंसिटी करंट है जो कि हम फील नहीं कर सकते, हमें फील नहीं होता, बट इट कैन बी पिक्ड अप बाय सूटेबल इलेक्ट्रोड्स. तो हम जब ECG के थ्रू जब हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, उसमें चेस्ट पे लगाते हैं और लिम्स पे लगाते हैं, जो कि मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि लीड्स हैं जो हम लगाते हैं, उससे हम वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पिक करते हैं और उसको फिर एक मशीन है जो कि जिसको हम ECG मशीन कहते हैं,
वो मशीन उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, और वो ग्राफ फिर हम प्रिंट करते हैं ऑन द ईसीजी पेपर, और उससे फिर हम ईसीजी की इंटरप्रिटेशन करते हैं। और ईसीजी हमें किस चीज के बारे में बताता है? इट टेल्स अस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. So this technique was discovered by a Dutch physiologist Enthoven William, who is considered as the father of electrocardiogram. This was electrocardiography, the technique. Electrocardiography क्या है? It is the technique by which the electrical activity of the heart is studied. What is electrocardiograph? Electrocardiograph उस machine को कहते हैं, उस instrument को कहते हैं by which the electrical activity of the heart is recorded. And what is electrocardiogram? Electrocardiogram is the record or graphical registration of the electrical activity of the heart which occur prior to the onset of mechanical activity. पहले क्या चीज जनरेट होती है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बाद मैकेनिकल एक्टिविटी आती है. व्हाट डज इट मीन? पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है इनसाइड द हार्ट, और वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है. तो दिस एक्शन पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, एंड दैट इज देन कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एक्टिविटी. मैकेनिकल एक्टिविटी इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. So this graphical registration of the electrical activity of the heart is recorded on a paper, and that paper is known as electrocardiogram. It is the summed electrical activities of all the cardiac muscle fibers recorded from the surface. तो हर एक cardiac muscle fiber में जो electrical potential हो रहा है, ये जो हम ECG जो हमारी होती है, that is the summation of all the electrical activities of the cardiac muscle fiber. Clear? एक है electrocardiography, which is the technique. Kindly mute your mic. किसी का mic on है. Electrocardiography is the technique, electrocardiograph is the machine, and electrocardiogram is the paper or the graphical representation of the electrical activity of heart. What is the use of this ECG? This electrocardiography is useful in determining and diagnosis of the following, it can help us to measure the heart rate. You know what is heart rate? Heart rhythm. Rhythm means contraction followed by relaxation. एक rhythm है ना beating का, कि एक contraction है, it is followed by relaxation, then contraction, then relaxation. और वो जो rhythm होता है उसकी अपनी एक frequency है, अपना एक time है. अगर वो rhythm abnormal हो जाए तो फिर वो normal rhythm नहीं रहता. तो that is heart rhythm. Abnormal electrical conduction. Conduction is important for the normal contraction, for the normal rhythm, for the normal heart rate. Conduct Acha. Abnormal electrical conduction. Abnormal electrical conduction mean if there is any abnormality in conduction, like conduction from the SA node to atria, and conduction from the SA node to AV node bundle branches, right bundle branch, left bundle branch. So ECG can tell us about the abnormal electrical conduction. Poor blood flow to the heart muscles. Heart muscles को भी blood supply की ज़रूरत होती है. तो अगर ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल कम है, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज इस्कीमिया. इस्कीमिया की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है टू द हार्ट कम हो जाती है, तो हार्ट के जो मसल्स हैं वो नॉर्मली काम नहीं कर सकते. दैट इज नोन एज इस्कीमिक कंडीशन. हार्ट अटैक. हार्ट अटैक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एनी ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो नॉर्मल नहीं होता. दैट इज नोन एज हार्ट अटैक. कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी आर्टरी की कोई अबनॉर्मेलिटी है, उसमें कोई डिजीज है, तो उसके बारे में भी हमें इसी चीज से पता चल जाता है. एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ द हार्ट चैम्बर. एबनॉर्मल जो इनलार्जमेंट हो जाती है इन द हार्ट चैम्बर्स. ठीक है. This is the electrical activity of the heart. We have discussed it in the cardiovascular system. You can see here from the green lines, starting from an area. This is the area that is SA node. Starting from the SA node, electrical activity has been generated in the SA node, and this is now the propagation. You can see here the propagation to the atria is direct.
starting from the SA node, there is direct conduction to the atria. These are the atria. So this is direct conduction, and this current cannot be passed directly to the ventricles because of the presence of an insulator in between the atria and ventricles, and this is known as AV ring, atrioventricular ring. This is the area of the AV node. So the conduction from the SA node is conducted to the AV node by internodal fiber, and from the AV node you can see here the arrows, red arrows, then white arrows, then these blue arrows. तो ये हमें बता रहा है किस चीज के बारे में, वेव्स के बारे में. ना आगे मैं डिस्कस करती हूँ कि कहाँ से कौन सी वेव अराइज हो रही है. तो दिस इज द कंडक्शन फ्रॉम द SA node to AV, from the AV to bundle branches, then right bundle branch and left bundle branch, and then to the Purkinje fiber. So this is the electrical activity of the heart. You can see here, you can see in the wave, P wave. P wave कहाँ से start होती है? When there is generation of electrical potential in the SA node. This is, and this conduction, when this electrical activity has been conducted to the atria. So the P wave tells us about the atrial depolarization, when the electrical potential or the electrical activity has been generated, has been propagated in the atria, and the atrial musculature respond to that activity in the form of action potential. So this is represented in the graph as P wave, starting from this SA node and atria. So this is P wave. उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रेड कलर के वो नजर आ रहे हैं, फ्रॉम द AV नोड टू बंडल ब्रांच. दिस इज Q वेव. Q वेव के बाद नीचे जब तक नीचे जाती है बंडल ब्रांचेस तक, उसके बाद R वेव बनती है, ये देखें यहाँ तक, ठीक है. और R वेव के बाद फिर S, और S के बाद दिस इज द नॉर्मल ECG वेव्स, नॉर्मल ग्राफ, जिसमें मैं आगे आपको बताऊंगी कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और टाइम क्या होता है. इसमें ये जो पेपर है ये एक ग्राफ पेपर है जिसमें आपको छोटे स्क्वेयर्स भी नजर आ रहे हैं, स्मॉल स्क्वेयर्स, और लार्ज स्क्वेयर्स भी नजर आ रहे हैं. ये देखें, दिस वन इज अ लार्ज स्क्वेयर, ये, और इस लार्ज स्क्वेयर में फिर ये वाले जो हैं ये स्मॉल स्क्वेयर्स हैं. इसका अपना एक एम्पलीट्यूड है और अपना एक टाइम है. ऑन द राइट साइड ऑफ द ग्राफ, इस साइड पे जो है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है इन सेकंड्स, और इस साइड पे जो वर्टिकल एक्सिस है इस पे एम्पलीट्यूड है इन द मिली वोल्ट्स. तो ये एक नॉर्मल ECG वेव है. दिस इज नोन एज PQRST वेव, ठीक है, विच इज अ नॉर्मल ECG वेव, जो जिसमें यहाँ पे टाइम है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस दिस इज एम्पलीट्यूड. नॉर्मल ECG इंटरवल्स हैं. इंटरवल जो दो वेव्स के दरमियान में एरिया है दैट इज नोन एज इंटरवल. PR इंटरवल है, QR इंटरवल है, ये QT इंटरवल है, द इंटरवल बिटवीन द Q वेव एंड द T वेव. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड, ये जो पेपर है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, दिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ECG, and it is known as ECG paper. ECG machine amplifies the electrical signal which is produced from the heart and record these signal on a moving ECG paper. Electrocardiographic grid refers to the marking or the lines on the ECG paper, and ECG paper has two types of lines, one on the horizontal side and one on the vertical side. The horizontal and vertical lines are at regular interval of 1 millimeter. अगर आप पीछे पेपर में आप देखें तो इसका जो डिस्टेंस है या इसकी जो लेंथ है दैट इज सेम दोनों साइड पे. स्क्वायर है ये, तो ये है 1 mm का, ठीक है. और एवरी फिफ्थ लाइन जो है ऑटोमेटिकली फिफ्थ लाइन होगी, तो ये उसमें 5 बॉक्सेस होंगे, 5 स्मॉल स्क्वायर्स होंगे, तो इट इज 5 mm, ठीक है. यहाँ पे देखें आप, this you can see here 1 2 3 4 and
5। तो ये जो लार्ज स्क्वायर इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे इसका जो एम्पलीट्यूड आ रहा है, एवरी 5th लाइन हैज बीन ब्रॉडन्ड, ये ब्रॉड लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया जो लेंथ है, दिस इज देन 5। यहाँ पे देखें आप 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो duration or amplitude. Duration is on the horizontal side and amplitude is on the vertical side. The time duration of different ECG wave is plotted horizontally on the x-axis, and on x-axis 1 mm अगर हम लेंगे 1 mm आएगा, तो that is equal to 0.04 seconds, और अगर 5 mm होगा तो automatically this 5 has been multiplied with this, so this 5 mm is equal to 0.2 seconds. Similarly, on the vertical side, the amplitude of ECG wave is plotted vertically on the y-axis, and on y-axis 1 mm, this is 1 mm. 1 mm is equal to 0.1 millivolt, and 5 is automatically equal to 0.5 millivolt. स्पीड जो हम ईसीजी मशीन यूज करते हैं उसमें हम स्पीड को सेट करते हैं, या अगर हम उसको ऑटो पे लगाते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें एक चीज एंटर्ड होती है और उसका एक अपनी जो स्पीड होती है, जिस स्पीड पे वो पेपर जो है उसमें मूव करता है, अगर उसकी स्पीड कम या ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वेव्स जो है वो फिर सही नहीं आएंगी. तो द मूवमेंट ऑफ द पेपर और द स्पीड ऑफ द पेपर इज इम्पोर्टेंट, and the movement of paper through the machine can be adjusted by two speeds. One is 25 mm per second and the other one is 50 mm per second. Usually the speed of the paper during recording is fixed and it is at 25 mm per second. If heart rate is very high, अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेव्स बहुत जल्दी बनेंगी, तो उसको अगर हम 25 mm पे चलाएंगे तो उसकी वेव्स जो हैं वो ओवरलैप कर जाएंगी, इसलिए फिर हम मशीन उसकी पेपर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस स्पीड दैट इज 50 mm पर सेकेंड. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आ रही है? मैम मुश्किल है. मुश्किल तो है, समझ आ रही है? कंफ्यूज है हम मैम. खैर दोबारा आप फिर ये सुनेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह आ जाएगी. फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई तो फिर मुझे बताएं, लेकिन इसको गौर से सुने बिकॉज दिस इज अ बिट डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि आप इसको समझें. ठीक है, कमिंग टू ईसीजी लीड्स, देखिए एक हमने ओके. वन इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो टेक्निक है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है. ठीक है, फिर जो हम पेपर लेते हैं, एक तो वेव हो गई. वेव कौन सी है? पी क्यू आर एस टी वेव है, दैट इज अ नॉर्मल ईसीजी, जो कि वेव हम प्लॉट होती है ऑन द ईसीजी पेपर, जिससे हमें डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट के बारे में पता चल जाता है. उसके बाद पेपर, कमिंग टू द पेपर, पेपर इज इम्पोर्टेंट. पेपर में क्या है? बॉक्सेस हैं, स्क्वेयर्स हैं. राइट साइड और द एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है मेंशन, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे एम्पलीट्यूड है. एम्पलीट्यूड किस चीज का? एज दिस इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो उसका एम्पलीट्यूड है दैट इज इन द मिलीवोल्ट. एक स्मॉल स्क्वायर का जो है एम्पलीट्यूड दैट इज 0.1 मिलीवोल्ट, और अगर 5 होंगे तो 0.5. और उस पेपर के ऊपर जो है 5 बॉक्सेस को इकट्ठा करके एक बड़ा बॉक्स बनाया हुआ है,
ये क्यों बनाए हुए हैं? जस्ट फॉर इजी इंटरप्रिटेशन, कि हम अगर छोटे छोटे बॉक्सेस गिनेंगे तो वो टाइम ज़्यादा लगाता है, इसलिए हमें पता है कि जो ब्रॉड लाइन है दैट इज़ 5, तो उसको हम इजीली जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, इजीली हम काउंट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन द एक्स एक्सिस इसी तरह जो है 5 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस 5 स्मॉल स्क्वेयर्स कंबाइन होके 1 लार्ज स्क्वेयर बनाते हैं, और 1 जो स्क्वेयर है दैट इज 0.04 सेकेंड्स, और जो बड़ा स्क्वेयर होगा तो वो उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दैट इज 0.2 सेकेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पीड इज इम्पॉर्टेंट। 2 टाइप की स्पीड्स हैं, एक 25 mm पर सेकेंड है और एक 50 mm पर सेकेंड है। तो जो 25 mm पर सेकेंड है वो नॉर्मली हम फिक्स करते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए फिर हम 50 mm जो है वो लगा चेंज कर लेते हैं स्पीड को। क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो वो जो वेव्स बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती है, इसलिए उसके लिए हम फिर स्पीड ऑफ द पेपर को इंक्रीज कर देते हैं। कमिंग टू द लीड्स, लीड्स आपने लगी हुई देखी होंगी, ईसीजी आपने किसी ने कराई भी होगी, तो इतना यू आर फेमिलियर विद द लीड्स के कुछ लीड्स जो है वो चेस्ट के ऊपर लगती हैं और कुछ लीड्स जो है वो लिम्ब्स के ऊपर लगती हैं, हाथों पे लगती हैं, रिस्ट एरिया में और पाँव पे लगाते हैं। तो these leads are known as ECG leads, and ECG is recorded by placing series of electrodes. Actually, these leads are electrodes. These are placed on the surface of the body, and these electrodes are called ECG leads, which are connected to the ECG machine. एक साइड पे इनको surface of the body पे लगाते हैं और दूसरी साइड पे जो है ये किस चीज में लगी होती है, ECG मशीन में लगी होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो ये पिक करती है फ्रॉम द surface of the body, तो ECG मशीन में एक एम्पलीफायर लगा होता है। एम्पलीफायर क्या चीज होता है? जो कि सिग्नल को इंक्रीज करता है, एम्पलीफाई करता है। तो ईसीजी लीड्स जो हैं वो एम्पलीफाई सिग्नल लेके जाती हैं टुवर्ड्स द मशीन, और मशीन फिर उसको एम्पलीफाई करके पेपर के ऊपर प्रिंट करता है। Electrodes are fixed on the limbs. Usually right arm, left arm and left leg are chosen. Heart is said to be in the center of an imaginary equilateral triangle, which is drawn by connecting the roots of these 3 limbs, and the triangle is called एंथोवन ट्रायंगल। एंथोवन वो साइंटिस्ट जिसने ECG डिस्कवर किया, तो इसीलिए इस ट्रायंगल को भी एंथोवन ट्रायंगल कहते हैं। एंथोवन ट्रायंगल और एंथोवन पहले मैं आपको एक ट्रायंगल, दिस इज एंथोवन ट्रायंगल। हार्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस्ड है, और इस तरह से जब लीड्स लगती हैं तो इसको एज्यूम करते हैं कि इट इज प्रेजेंट इमेजिनरी, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल, और ये दिस इज राइट आर्म, दिस इज लेफ्ट आर्म एंड दिस इज लेफ्ट लेग। तो ये इसके इलेक्ट्रोड्स हैं, इनको लगाते हैं और इससे फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट जो है वो यू कैन सी हियर दिस इज राइट आर्म, दिस इज लेफ्ट आर्म, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग। तो इसके हर एक ECG मशीन में जी हमें कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है? वो तो ये मैं आपको बताती हूँ ना। ये इलेक्ट्रोड्स पे अपने चार्जेस हैं, और अपना ये जो इलेक्ट्रोड है, अभी मैं आपको यही बता रही थी, यहाँ पे आप देखें कि यू कैन डिफरेंशिएट द इलेक्ट्रोड्स बाय कलर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ऑटो पहले से जो मशीन डिजाइंड है उसके साथ जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके ऊपर कलर्स होते हैं, और ये कलर्स जो हैं लाइक दिस इज वाइट कलर, दिस इज ब्लैक कलर, दिस इज रेड कलर, दिस इज ग्रीन कलर, ये ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं कि ये कौन से आम पे लगाना है, ये कौन से आम पे लगाना है, ये कौन से लेग पे लगाना है और ये कौन से लेग पे लगाना है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो हैं अकॉर्डिंग टू द चार्जेस डिजाइंड हैं और उसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पिक करते हैं। ठीक है। This is Enthoven triangle. Enthoven triangle क्या चीज है? It is defined as an equilateral triangle that is used as a model of standard limb leads used to record the electrocardiogram. Heart is presumed to lie in the center of this triangle, and the electrical potential generated from the heart appears simultaneously on the roots of these limbs, namely the left arm,
right arm and left leg. ECG is recorded in 12 leads which are generally classified into two categories. ये जो हम ECG की recording करते हैं, this is a 12 lead ECG, लेकिन इसमें हम लोग जो leads लगाते हैं, these are 10 leads, ठीक है। 10 लीड्स कौन कौन सी हैं? 6 लीड्स लगती हैं ऑन द चेस्ट, जो अभी मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पे लगती हैं, और 4 लीड्स जो है वो लगती हैं ऑन द लिम्स, 2 ऑन द आर्म्स एंड 2 ऑन द लेग्स। तो देर आर 10 लीड्स। एक्चुअली ये लीड्स जो हैं 10 लीड्स हैं, लीड्स नहीं, इलेक्ट्रोड्स, एक्चुअली दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स 10 हैं, लेकिन इससे जो वेक्टर्स बनते हैं, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर क्या चीज है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो वो जो वेक्टर्स होते हैं, इसमें वेक्टर्स बनते हैं, 12 वेक्टर्स बनते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 12 लीड ईसीजी। ये आपसे कोई पूछ सकता है कि आपने तो इसमें 10 लीड्स लगाई हैं, तो आपने कहना है कि नहीं, दीज आर एक्चुअली 10 इलेक्ट्रोड्स, दीज आर नॉट लीड्स, दीज आर 10 इलेक्ट्रोड्स। बट ये जो 10 इलेक्ट्रोड्स हैं, इससे जो फिर वेक्टर्स बनते हैं, वो वेक्टर्स 12 वेक्टर्स के थ्रू ये ईसीजी की रिकॉर्डिंग करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 12 लीड ईसीजी। ये जो 12 लीड ईसीजी है, इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। एक है बाइपोलर लीड्स और एक है यूनिपोलर लीड्स। बाइपोलर लीड्स कौन सी हैं? बाइपोलर लिम्ब लीड्स हैं, these are otherwise known as the standard limb leads. Two limbs are connected to obtain these leads, and both the electrodes are active recording electrodes. One electrode जो है वो positive है and the other one is negative. Standard limb leads कौन कौन सी हैं? These are of 3 types: limb lead 1, limb lead 2 and limb lead 3. लीड 1 कहाँ से आती है? नाउ दीज आर लीड्स। लीड्स जो हैं इट मीन वेक्टर, ठीक है। तो लीड 1 कैसे ऑब्टेन होती है? बाय कनेक्टिंग द राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म. Right arm is connected to the negative terminal of the instrument and left arm is connected to the positive terminal of the instrument. Similarly, lead 2, which is obtained by connecting right arm and left arm. Right arm is connected to the negative terminal of the instrument and left leg is connected to the positive terminal. यहाँ पे right arm और left leg है, यहाँ पे right arm और left arm है। फिर lead 3, which is obtained by connecting the left arm and left leg. Left arm is connected to the negative terminal of the instrument and the left leg is connected to the positive terminal. तो this is left arm and left leg. तो इस तरह से ये कितनी लीड्स बन गई? 3 लीड्स, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है लीड 1, दिस इज लीड 2 एंड दिस इज लीड 3। तो ये 3 लीड्स बन गई, लीड 1, लीड 2 एंड लीड 3 by connecting 3 points: right arm, left arm and left leg. यूनिपोलर लीड्स कौन सी हैं? Here one electrode is active electrode and the other one is an indifferent electrode. Active electrode is positive and the indifferent electrode is serving as a composite negative electrode. Unipolar leads जो हैं वो 2 types की हैं। एक है unipolar limb leads और एक है unipolar chest leads. Unipolar limb leads में कौन सी आती हैं? These are the augmented limb leads, augmented voltage leads भी इनको कहते हैं। Active electrode is connected to one of the limb and indifferent electrode is obtained by connecting the other 2 limbs through a resistance. Unipolar limb leads कौन सी बनाती हैं? 3 टाइप की लीड्स बनाती है। एक को कहते हैं AVR, एक को कहते हैं AVL और एक को कहते हैं AVF. AVR क्या होती है? Active electrode is from the right arm. Indifferent electrode is obtained by connecting the left arm and left leg. फिर active electrode AVL में क्या है? ये this is RAVR, augmented vector right. This is right arm.
This is augmented vector left. This is left arm, and this is augmented vector foot, which is left leg. ठीक है, तो ये augmented क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक साइड जो है, एक तो टिपिकली एक साइड जो है इलेक्ट्रोड जो है वो सही इलेक्ट्रोड होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, और जो दूसरा इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट का मतलब ये है जिस तरह हम लोग दो चार्जेस इकट्ठे करके जैसे माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो उससे एक ऑगमेंटेड लीड बनती है, उसका जो नेट इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं इनडिफरेंट लीड। और वो जो इनडिफरेंट लीड होती है वो सर्व करती है एज अ सेकेंड लीड, और जो एक लीड होती है दैट इज द एक्टिव लीड। तो ये एक वेक्टर बनाता है, एक एक्टिव लीड और एक दो की कॉम्बिनेशन से एक साइड बनती है। तो वो जो दो की कॉम्बिनेशन से एक साइड बनती है उसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट नेगेटिव लीड। और एक जो एक्टिव लीड होती है जो कि खुद अकेली एक ही लीड होती है, एक ही साइड होती है, एक्टिव लीड होती है। तो इस तरह से जो वेक्टर बनता है इनको कहते हैं ऑगमेंटेड वेक्टर्स। एक तो पहले वाले नॉर्मल वेक्टर्स थे जो कि सिंपल वेक्टर्स थे, ये वाले ऑगमेंटेड वेक्टर्स हैं। जो राइट साइड पे है इसको कहते हैं ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, एक है ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट और एक है ऑगमेंटेड वेक्टर फुट। तो इसका जो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड है दिस इज ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग द टू अपर लिम्स। ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, ये यहाँ पे देखें आप, दिस इज 1, ये 2, ठीक है, और ये वाला 3, फिर यहाँ पे ये अब ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है और एक साइड इसका ये एक्टिव है। तो ये देखिए एक्टिव इसका है फुट दिस वन, और ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन से दरमियान में बन रहा है। तो दिस वन इज वन वेक्टर, ये है AVF, दिस इज AVL ऑन द लेफ्ट साइड स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, ये AVL है और ये है फिर AVR। So these are the limb leads. Limb leads में तीन standard leads है which are known as bipolar limb leads, that is 1, 2 and 3. और दूसरी जो है augmented vectors हैं which are augmented leads, that is AVF, AVL and AVR. So actually these were the three electrodes, right arm, left arm और left leg, ठीक है। बट इनसे जो वेक्टर्स बनते हैं वो कितने वेक्टर्स बन गए, 6 वेक्टर्स बन गए। कमिंग टू द यूनिपोलर चेस्ट लीड, 6 लीड्स बन गई हैं, 6 और रहती हैं, मीन 6 वेक्टर्स आर रिमेनिंग। 6 वेक्टर्स कहाँ पे बनेंगे, 6 वेक्टर्स आर द यूनिपोलर चेस्ट लीड्स। अब चेस्ट लीड्स जो हैं these are also called V leads or precardial chest leads. Indifferent electrode is obtained by connecting the three limbs, that is left arm, left leg and right arm through a resistance of 500 ohms. Active electrode जो है it is placed on the 6 points over the chest. chest के ऊपर 6 points पे हम 6 leads लगाएंगे, 6 electrodes लगाएंगे, और this electrode is known as the chest electrode, and the 6 point over the chest are 6 points को हम क्या कहते हैं, V1, V2, V3, V4, V5 and V6. V किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, V इंडिकेट कर रहा है वेक्टर को which will show the direction of current flow which is positioned at the chest. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज लीड 1, ये जो अभी हमने लिम्ब लीड्स डिस्कस की हैं which was from the right to the left side, 1, this is 2, this is 3, ये है AVF, this is AVL and this is AVR। ये आपको रेड कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं ये हैं 6 chest leads. So 6 chest leads which are the unipolar leads and 6 limb leads. 6 limb leads में क्या है, 1, 2, 3 AVR, AVL and AVF. This combinedly form a ECG which is known as 12 lead ECG. V1 V1 को अब हम कहाँ प्लेस करेंगे, V1 is placed over the 4th intercostal space near the right sternal margin. अब स्टर्नम क्या है, स्टर्नम इज द चेस्ट बोन जो दरमियान में है, जो कनेक्ट करता है राइट साइड और लेफ्ट साइड के रिब्स को।
फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस कहाँ होगी? ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम, स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर, द फर्स्ट रिब के बाद फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, दो रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होती है दैट इज नोन एज इंटरकॉस्टल स्पेस। तो फर्स्ट रिब ऊपर से, फर्स्ट रिब, फिर सेकंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, तो फोर्थ और फिफ्थ रिब के दरमियान में जो स्पेस होगी दैट इज नोन एज फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। और ये किस साइड पे लगाने? ऑन द राइट साइड, राइट साइड पे, राइट स्टर्नल मार्जिन पे, स्टर्नम के बिल्कुल करीब, जो स्टर्नम का मार्जिन होता है, जो स्टर्नम की बोन का बिल्कुल एज होता है, उसके पास किस एरिया में लगाते हैं? ऑन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। दिस इज V1, वेक्टर नंबर 1 और चेस्ट लीड 1। देन V2, V2 कहाँ पे लगाएंगे? एग्जैक्टली उसी के साथ, लेकिन लेफ्ट साइड पे, ओवर द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस नियर द लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन। ठीक है, अब V3 कहाँ लगाएंगे? V3 लगाएंगे इन बिटवीन द V2 एंड V4। सो V3 हम पहले नहीं लगाएंगे, पहले हम कौन सा लगाएंगे? V4 लगाएंगे। V4 कैसे लगाते हैं? V4 इज प्लेस्ड ऑन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब फिफ्थ इंटरकॉस्टल उससे एग्जैक्टली थोड़ा सा एक स्पेस नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे इसको हम कहाँ पे लगाएंगे? इन द मिड क्लेविकुलर लाइन। क्लेविकल जो बोन होती है उसकी जो बिल्कुल मिड है उसमें लगाएंगे हम, मिड क्लेविकुलर लाइन में। और स्पेस कौन सा है? दिस इज द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। अब जब फिफ्थ फोर्थ लगा ली है, 2 भी लगा लिए, तो इन दोनों के एग्जैक्टली दरमियान में क्या लगाएंगे? V3 प्लेस कर लेंगे। उसके बाद V5, V5 is also placed over the left fifth intercostal space on the anterior axillary line। बाहिर की तरफ, एक्सिला की तरफ चलते जाएंगे और एक्सिलरी लाइन में। और जो सिक्स्थ है, दिस इज ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द मिड एक्सिलरी लाइन। ये पोजीशन है, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये है ऑन द राइट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑन द राइट साइड। यहाँ पे ये स्टर्नम है, दिस इज द स्टर्नम, ये है राइट साइड पे, दिस वन इज ऑन द लेफ्ट साइड। फिर इसके बाद आपने ये लगानी है, ये लगाने के लिए दिस वन इज द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और ये है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ये देखें आप, ये यहाँ पे लगी हुई है मिड क्लेविकुलर लाइन में, दिस इज क्लेविकल। ठीक है, ये क्लेविकल है, ये इसकी मिड लाइन है, तो ये इस तरह से मिड में लगानी। जब ये लगा ली तो इसके और इसके दरमियान में ये वाली लगा ली, V3। फिर उसके बाद अगेन इन द सेम एरिया फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, दिस इज एंटीरियर साइड, बाहर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज एक्सिलरी लाइन। और उसके बाद जो है दिस इज beneath the axilla, that is mid axillary line or fifth intercostal space. This is the placement of the chest leads. मुअज्जम माइक म्यूट करो। यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, this is the fourth intercostal space on the right side of the sternum, this is on the left side of the sternum, this is then fifth intercostal space और फिर उसके दरमियान में ये राइट थर्ड है। फिर उसी तरह फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जो मिड क्लेविकुलर लाइन है उसके, और उसके साथ साथ फिर सिक्स साइड पे जो है, तो ये सारी जो चेस्ट लीड्स हैं दीज आर प्लेस्ड। ठीक है, नॉर्मल वेव्स ऑफ द ईसीजी। कमिंग टू द वेव्स, इस तरह से हम लीड्स प्लेस कर लेते हैं। लीड्स प्लेस करके पेपर की स्पीड फिक्स करके, और उससे फिर हम जो है ईसीजी पेपर जब मूव करते हैं तो उससे उस पे डिफरेंट टाइप्स की ग्राफ्स आते हैं, और उस ग्राफ से फिर हमें वेव्स का पता चलता है। तो जो वेव्स ऑफ द नॉर्मल ईसीजी हैं, उसमें नॉर्मल ईसीजी में वेव्स भी हैं, उसमें कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, उसमें इंटरवल्स भी हैं, और उसमें सेगमेंट्स भी हैं। तो द वेव्स ऑफ ईसीजी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द लिम्ब लीड 2
आर कंसिडर्ड एज द टिपिकल वेव। जो लिम्ब लीड टू, उसमें हर एक लिम्ब की हर एक लीड का अलग से ग्राफ आता है, कुछ उल्टे होते हैं, कुछ सीधे होते हैं, तो हर एक लिम्ब के लिए एक अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें जो 2 वाली लिम्ब होती है, जो लीड 2 है, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि ये वाली जो वेव है ये अब AVR की है, AVF की है। तो जो 2 है, लिम्ब लीड 2, उसको हम टिपिकल वेव कंसिडर करते हैं। और नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, इट हैज द फॉलोइंग वेव्स, नेमली P, Q, R, S एंड T. And Thoven had named the waves ECG starting from the middle of the English alphabet P instead of starting from the beginning. मतलब इसमें कोई अगर आपसे पूछे कि ये पी क्यू का क्या मतलब है या पी से क्या बनता है, तो पी से बनता कुछ नहीं है, बस जो साइंटिस्ट था उसने इस वेव्स को सिर्फ नाम दिए हुए हैं। तो नॉर्मली हम जब किसी चीज को नाम देते हैं तो उसको हम ए से स्टार्ट करते हैं, ABC देते हैं या XYZ देते हैं। तो इंथोवन ने उसको मिडल अल्फाबेट से स्टार्ट किया था, एंड द मिड अल्फाबेट इज पी, तो उसने पी से स्टार्ट किया था, PQRST। यहाँ पे देखे यहाँ पे आपको एक टिपिकल वेव नजर आ रही है। टिपिकल वेव जो है, दिस इज पी वेव, ठीक है। अब पी वेव क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द एट्रियल डिपोलराइजेशन। जैसे पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बताया कि पी वेव जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द एसए नोड, जो वेव स्टार्ट होती है एसए नोड से और वो कंडक्ट होती है इनटू द एट्रियल वैस्कुलेचर, या एट्रियल डिपोलराइजेशन को ये डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक छोटी सी वेव आपको नजर आ रही है, दिस वन पी वेव, जो कि डिनोट करती है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, ठीक है। पी के बाद है क्यू वेव। यहाँ पे देखें, ये जो नीचे की तरफ है नेगेटिव साइड पे छोटी सी, दिस इज द क्यू वेव, द फर्स्ट डाउनवर्ड वेव ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स। और ये जो पूरा QRS कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज QR and S. This QRS complex represent the ventricular depolarization. P wave represent the atrial depolarization and QRS complex represent the ventricular depolarization. तो इस ये जो ventricular depolarization है, ventricular depolarization में है Q wave, जो कि फर्स्ट डाउनवर्ड वेव है, उसके बाद R है द इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है ये, और फिर उसके बाद ये फिर अगेन नीचे की तरफ है एस वेव, दैट इज द नेगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ द आर वेव। तो ये बनाता है QRS कॉम्प्लेक्स, दिस वन, ये QRS कॉम्प्लेक्स है विच रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। उसके बाद ये आती है टी वेव। टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकुलर repolarization. You are familiar with these words, depolarization क्या है, repolarization क्या है? तो this T wave is the ventricular repolarization. तो ये उसके बाद अगेन दूसरी वेव स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्सेस क्या है इन द ECG? पहला तो है पी वेव। पी वेव किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जी? मैम ये क्यू वेव जो है इसमें नीचे लिखा है कि क्यू वेव इज अफर्मेटिव सेंड, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? क्यू वेव बहुत छोटी सी होती है ना। यहाँ पे देखिए आप, इस जगह पे आप देखें, यहाँ पे कभी नजर नहीं भी आती, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम अलग से कंसिडर नहीं करते, बल्कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम कंसिडर करते हैं, जिसमें दिस आर वेव इज इम्पोर्टेंट, जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रही है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। ये बहुत स्मॉल शॉर्ट सी वेव है जो कभी कभी नजर नहीं भी आती वेव में, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको सही नजर आ रही है, यहाँ पे आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही। ओके मैम। इसीलिए हम पूरे कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे देखें, पूरे कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करें। पी वेव जो है ये एट्रियल कॉम्प्लेक्स है, मतलब एट्रियल डिपोलराइजेशन को शो करता है। और जो QRS है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को। और जो टी वेव है ये फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स है। फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? फाइनल, इसमें वेंट्रिकुलर repolarize. This QRS is
वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दिस इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें, दिस QRS तो ये क्या बनाता है, वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, पूरा वेंट्रिकुलर, जिसमें वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। अच्छा, पी वेव क्या है, पॉजिटिव वेव है, ऊपर की तरफ है ना, तो पॉजिटिव वेव है, और ये फर्स्ट वेव है इन द ईसीजी। और ये किस चीज के बारे में बताती है, हमें एट्रियल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताती है। क्यों ये प्रोड्यूस होती है, इसका कॉज क्या है, बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर। एंड डीपोलराइजेशन कैसे स्प्रेड होती है, इट स्प्रेड फ्रॉम द SNO टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द एट्रियल मस्कुलेचर। Atrial repolarization is not recorded as a separate wave in the ECG because it merged with the ventricular repolarization। ये मैंने आपको कार्डिक साइकिल में पढ़ाया था कि जो उसकी रिपोलराइजेशन है, जब एट्रियल रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाती है तो उस वक्त पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम एज अ सेपरेट वेव कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो पी वेव को हम कंसिडर करें फॉर द एट्रियल डीपोलराइजेशन। ड्यूरेशन इसका कितना होता है, 0.1 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड इसका क्या होता है, 0.1 to 0.12 मिली वोल्ट्स। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है, पॉजिटिव है, अपराइट पोजीशन में होता है इन द लीड 1, लीड 2, AVF, V4, V5 एंड V6। अब मैंने आपको बताया कि हर एक लीड की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो इस पी वेव की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इन लीड्स में ये पॉजिटिव अपराइट पोजीशन में होता है, and it is normally negative or inverted in the AVR. It is variable in the remaining leads, that is it may be positive, negative, biphasic or flat। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ जो स्टैंडर्ड जो वेव है जो कि 2 है, उस 2 लिम्ब लीड की जो ECG है उसको हम पहले कंसिडर करते हैं, फिर उसके बाद वेरिएशंस देखते हैं। Variation in the duration, amplitude and morphology of the P wave help in the diagnosis of several cardiac problems। अब बहुत से cardiac problems होते हैं जिसमें wave कभी उल्टी हो जाती है, कभी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, कभी उसका ड्यूरेशन ज्यादा या कम होता है, उसके अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस होती है डिफरेंट डिजीजेस की, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि ईसीजी की इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो एक कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो ईसीजी की सही इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो द फर्स्ट वन इज राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी। अगर एट्रियल की राइट साइड पे एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगी तो उसमें पी वेव जो है वो थोड़ी सी टॉल होगी, मोर देन 2.5 mm इन द लीड 2। ठीक है, और यूजुअली ये क्या होगी, पॉइंटेड होगी। फिर अगर लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन है या लेफ्ट साइड पे हाइपरट्रॉफी है तो ये टॉल भी होगी और ब्रॉड बेस्ड भी होगी, लाइक एम शेप्ड होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, फिर एट्रियल अगर एक्स्ट्रा सिस्टोल है, एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एक एक्स्ट्रा आ रही है, तो उसमें फिर पी वेव जो है वो स्मॉल होगी और शेपलेस होगी, विच इज फॉलोड बाय अ स्मॉल कंपनसेटरी पॉज। तो इस तरह डिफरेंट जो उसकी शेप्स आती हैं, डिफरेंट अगर मॉर्फोलॉजी में चेंज आता है इसके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्नोसिस कर सकते हैं ऑफ द डिफरेंट। हाइपरकैलीमिया में पी वेव एब्सेंट होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन में पी वेव एब्सेंट होती है, मिडिल एवी नोडल रिदम जो है उसमें भी पी वेव एब्सेंट होती है, साइनो एट्रियल अगर ब्लॉक है तो उसमें भी पी वेव इन्वर्टेड होती है या एब्सेंट होती है, एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकिकार्डिया है अगर, तो उसमें पी वेव इन्वर्टेड होती है, और लोअर एवी नोडल रिदम है तो उसमें पी वेव जो है वो अपेयर होती है आफ्टर द QRS कॉम्प्लेक्स। दिस इज द नॉर्मल पी वेव, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, पॉजिटिव होती है ये और इस तरह से होती है, दिस इज द नॉर्मल। और इसमें अगर ये टॉल हुई, ब्रॉड हुई, डी शेप हुई, स्मॉल हुई, इसके बाद कहीं अपेयर हुई, तो ये डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज के बारे में हमें बताता है। QRS कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमें वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के बारे में बताता है। तो वेंट्रिकल की कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो उसका हमें QRS वेव से पता चलेगा। Q wave is a small negative wave. It is continued as the tall R wave. फिर उसके बाद R wave start हो जाती है, which is positive wave. R wave के बाद फिर small negative wave है, that is the S wave.
QRS कॉम्प्लेक्स किस चीज को डिनोट करता है? द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर. Q wave is due to the depolarization of the basal portion of interventricular septum. अब जैसे पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में बताया कि स्टार्टिंग फ्रॉम द AV नोड अप टू द बंडल ब्रांच, जहाँ पे बंडल ब्रांचेस अभी सेपरेट नहीं हुई, एक ही बंडल ब्रांच है जो कि फिर आगे राइट और लेफ्ट में सेपरेट हो जाती हैं, तो वहां तक जो वेव बनती है दैट इज द basal portion of interventricular septum, that is the Q wave. फिर उसके बाद है R wave. R wave किसकी वजह से बन रही है? It is due to the depolarization of the apical portion of the interventricular septum and apical portion of the ventricle. Apex हार्ट का क्या है? नीचे की तरफ है, ठीक है, जो पॉइंटेड साइड है that is the apex. तो apical की तरफ ये जा रहा है, कंडक्शन नीचे की तरफ जा रही है, तो apical portion जो सेप्टम का है और नीचे जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं उसकी जो डिपोलराइजेशन हो रही है उससे हमारे पास बन रही है आर वेव. एस वेव बन रही है बेसल पोर्शन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल्स नियर द, वो जो फिर ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है एट्रियो वेंट्रिकुलर रिंग की तरफ, बेस की तरफ, फिर ऊपर की तरफ जाती है, तो उसकी वजह से जो पूरी वेव बनती है वो है एस वेव. ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन QRS का क्या है? 0.08 to 0.10 सेकेंड. एम्पलीट्यूड इसका डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, Q वेव का 0.1 to 0.2 है, R का 1 है और S का जो है 0.4 है. मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है? नॉर्मली Q वेव स्मॉल होती है, उसका एम्पलीट्यूड जो है 4 mm या उससे लेस है, और इट इज लेस देन 25% ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ R वेव in lead 1, 2, AVL, V5 and V6, and in the remaining leads its amplitude is less than 0.2 mm. From the chest leads V1 to V6, R wave become gradually larger. It is smaller in V6 than V5, or S wave is larger in V1 and larger in V2. और ये gradually जो है it becomes smaller from V3 to V6. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज इम्पॉर्टेंट कि क्लिनिकली ये किस चीज के बारे में हमें बताता है, तो ये हमें बता रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के बारे में. तो वेरिएशन इन द ड्यूरेशन, एम्पलीट्यूड एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द टी वेव help in the diagnosis of several cardiac problems such as acute myocardial ischemia. तो इसमें हाइपर एक्यूट टी वेव डेवलप होगी. हाइपर एक्यूट टी वेव किस चीज को डिपेंड कर, किस चीज को कहते हैं? इट रेफर्स टू अ टॉल एंड ब्रॉड बेस्ड टी वेव विथ स्लाइट एसिमेट्री. ओल्ड एज अगर हाइपर वेंटिलेशन होगी, एंजाइटी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है या पेरिकार्डाइटिस है, तो उसमें टी वेव जो है वो स्मॉल होगी या फ्लैट सी होगी, ऐसे डूम शेप नहीं होगी, फ्लैट होगी या इन्वर्टेड भी हो सकती है. फिर हाइपोकैलिमिया हो सकता है. हाइपोकैलिमिया में टी वेव स्मॉल, फ्लैट या इन्वर्टेड होगी. हाइपरकैलिमिया में टॉल और टेंटेड होगी. टी वेव के बाद एक और वेव आती है यू वेव, जो कि नॉर्मली ग्राफ में नजर नहीं आती, लेकिन इट इज ऑल्सो एन इनसिग्निफिकेंट वेव इन द ECG. इट इज सपोज टू बी ड्यू टू द रिपोलराइजेशन ऑफ द पेपिलरी मसल्स. ये जो उसके साथ मसल्स होते हैं वॉल्व्स के साथ, जो वॉल्व्स हैं, जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व्स हैं, उनके साथ साइड पे पेपिलरी मसल्स लगे होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं. तो उसकी वजह से जो है अगर वेव बनती है वो यू वेव है, लेकिन इट इज एन इनसिग्निफिकेंट वेव और ये हमें नजर भी नहीं आती. अपीयरेंस अगर हो गई, नॉर्मली ये नजर नहीं आती, लेकिन इफ इट अपीयर इन द ECG तो ये इंडिकेट करती है कुछ कंडीशंस को, सच एज हाइपरकैल्सीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपोकैलिमिया. यू वेव अपीयर हो जाती है और ये प्रोमिनेंट होती है हाइपोकैलिमिया में, और मायोकार्डियल इस्कीमिया में एक इन्वर्टेड यू वेव जो है वो अपीयर होती है. टाइम क्या हुआ है? 9:30. अच्छा, नेक्स्ट है इंटरवल्स. इंटरवल्स जो हैं, इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स ऑफ द ECG. इंटरवल जो दो वेव्स के दरमियान में एरिया है, लाइक PR इंटरवल इज द इंटरवल बिटवीन द ऑनसेट ऑफ P वेव एंड ऑनसेट ऑफ Q वेव.
उसको कहते हैं PR इंटरवल, और ये सिग्निफाई करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को एंड कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस थ्रू द AV node. It shows the duration of conduction of the impulses from the SA node to the ventricles through atrial muscle and AV node. P wave represent the atrial depolarization. Short isoelectric period after the end of P wave represent the time taken for the passage of depolarization within the AV node. यहाँ पे मैं आपको वेव दिखाती हूँ, ये यहाँ पे देखें आप, दिस इज P वेव, ठीक है, ये एट्रियल डिपोलराइजेशन है। एट्रियल डिपोलराइजेशन के बाद यहाँ पे देखें ये जीरो पे थोड़ा सा पॉइंट आता है ये। अब ये वेव बहुत बड़ी यहाँ पे है इसलिए ये थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है, ये एक शॉर्ट सा सेगमेंट होता है। ये शॉर्ट सेगमेंट उस डिले को बताता है। अब यहाँ से जब सिग्नल स्टार्ट हो जाते हैं तो पहले एट्रिया को कंडक्ट होता है, जिसकी वजह से एट्रियल डिपोलराइजेशन होती है। एट्रियल डिपोलराइजेशन जो है वो, उसके बाद वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से पहले एवी नोड में वो सिग्नल जो है वो क्या करता है, स्टे करता है, तो ये उस स्टे को डिनोट करता है। उसके बाद यहाँ से वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो 0 वोल्टेज का थोड़ा सा पीरियड है, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वो टाइम जिसमें AV नोड में एक्चुअली डिपोलराइजेशन होती है। और जैसे AV नोड में डिपोलराइजेशन होती है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो एक्शन पोटेंशियल फिर आगे प्रोपेगेट करता है। PR इंटरवल का जो ड्यूरेशन है नॉर्मल, दैट इज 0.18 सेकेंड्स, और ये वेरी करता है बिटवीन 0.12 to 0.2 सेकेंड। If it is more than 0.2 seconds, it signifies the delay in the conduction of impulses from the SA node to the ventricle. अगर ये ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया, इसका मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स को कंडक्शन लेट जा रही है, तो डिले हो रहा है कंडक्शन में। और डिले जो है वो कहाँ पे होता है, वो अगर होता है इन द AV नोड, तो इसको इसलिए AV नोडल डिले भी कहते हैं। PR इंटरवल की क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमें हेल्प करता है इन द डायग्नोसिस ऑफ सेवरल कार्डिक प्रॉब्लम्स सच एज इट इज प्रोलॉन्ग्ड इन द ब्रेडिकार्डिया एंड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब अगर कंडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तो इट्स मीन दैट इज हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक की फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को डिनोट करता है जब यहाँ पे PR इंटरवल में प्रोलोंगेशन होती है, बड़ा हो जाता है ये। एंड इट इज शॉर्टनड इन द टेकिकार्डिया, वुल्फ, पार्किंसन, वाइट सिंड्रोम, ये कुछ डिजीजेस हैं जिनमें ये कम हो जाता है। QT इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम द Q अप टू T, दरमियान में पूरा कॉम्प्लेक्स आ रहा है QRST। तो Q और T वेव के दरमियान में जो इंटरवल है दैट इज नोन एज QT interval between the onset of Q wave and the end of T wave. QT interval indicate कर रहा है ventricular depolarization को और ventricular repolarization को, and it signifies the electrical activity in the ventricle. इसका जो normal duration है that is 0.4 and 0.42 seconds, and QT interval is prolonged in long QT syndrome, myocardial infarction, myocarditis, hypocalcemia and hypothyroidism. QT interval shortened होगा in short QT syndromes and it is in the hypercalcemia. ST segment, S wave और T wave के दरमियान में जो segment है, the time interval between the end of S wave and the onset of T wave is known as ST segment, और इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पीरियड भी कहते हैं। J point क्या होता है, the point where the ST segment start, जहाँ पे ST segment start होता है उसको कहते हैं J point, the junction between the QRS complex and the SQRS में S आखिरी है और उस S के बाद ST segment start हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं the junction point between the two, इसलिए इसको कहते हैं J point। और ड्यूरेशन ऑफ ST सेगमेंट जो है वो 0.08 सेकेंड का होता है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी हमें बताता है डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में। लाइक अगर एलिवेशन होगी ST सेगमेंट की, इट विल अकर इन द एंटीरियर और इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लेफ्ट बंडल ब्रांच, लेफ्ट साइड का जो बंडल ब्रांच है उसकी ब्लॉकेज होगी, या पेरिकार्डाइटिस होगा, पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन है,
या एथलीट्स जो हैं उसमें एसटी सेगमेंट जो है वो यूजुअली एलिवेटेड होता है। और डिप्रेशन अगर होगी एसटी सेगमेंट की, इट अकर इन एक्यूट मायोकार्डियल इस्कीमिया, posterior myocardial infarction, ventricular hypertrophy and hypo। एसटी सेगमेंट प्रोलॉन्ग है हाइपोकैल्सीमिया में, और एसटी सेगमेंट जो है वो शॉर्ट है इन द हाइपरकैल्सीमिया। फिर आर आर इंटरवल, आर और आर इंटरवल कैसे होगा? एक वेव का आर और दूसरी वेव का आर, उन दोनों के दरमियान में जो इंटरवल है दैट इज नोन एज बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव आर वेव्स। एक जो पूरी वेव है पी क्यू आर एस टी उसका आर, और दूसरी वेव का आर, उन दोनों के दरमियान में जो interval है that is known as RR interval which is between the two consecutive R waves। RR interval जो है वो हमें signify करता है duration of one cardiac cycle। तो ये तो आप अब एक वेव बन रही है आर, एक आर से लेकर दूसरे आर तक एक कार्डिक साइकिल होगा, ठीक है। तो ये हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल के बारे में, और नॉर्मल ड्यूरेशन आपको पता है कितना है, 0.8 सेकेंड। मेजरमेंट अगर हम आर वेव की करें तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं हार्ट रेट को और हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी को। हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं बाय द नंबर ऑफ आर वेव्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो कैसे हम हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं? ये जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं इनको जब हम ये जब ईसीजी ले लेते हैं तो ये ईसीजी से हर एक चीज को मेजर कर सकते हैं, लाइक हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं, रिदम को मेजर कर सकते हैं, हर एक चीज को मेजर कर सकते हैं। तो this is plotted horizontally on the axis interval between the two thick line आपको पता है 0.2 seconds है। time duration for 30 thick lines 6 seconds हो गया, multiply करते जाए तो number of R waves जो है in 6 seconds 30 thick lines उसमें count कर लेंगे and it is multiplied by 10 to obtain the heart rate. For the sake of convenience, ECG paper has a special time marking at every 3 seconds, so it is easy to find the time duration of 6 seconds. सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? हार्ट रेट में वेरिएबिलिटी आ सकती है, चेंज आ सकता है, तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी मैनी क्लिनिकल कंडीशंस में, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन सच एज हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, या साइकेट्रिक प्रॉब्लम सच एज पैनिक और एंजाइटी। वेक्टर्स मैंने अभी आपको बता दिए कि वेक्टर्स क्या होते हैं। कार्डियक वेक्टर क्या है? दैट इज द डायरेक्शन एट विच द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल generated in the heart travel at an instant, and it is known as cardiac axis. Vector is represented by an arrow. Arrow head जो है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड को, मतलब एरो का हेड जो है वो डायरेक्शन को, जैसे वेक्टर नॉर्मली हम लोग वेक्टर और स्केलर आपने पढ़े होंगे, वेक्टर में जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो डिनोट करती है एम्पलीट्यूड को, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो एरो हेड से हम उसको जिस तरह से ये वेक्टर्स बनते हैं, लाइक यहाँ पे आपको वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो एरो हेड जो है वो डायरेक्शन को मेजर करता है, और जो लेंथ है जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, लेंथ जो है वो वेक्टर के एम्पलीट्यूड को मेजर करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ईसीजी। अच्छा, ईसीजी को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं ऑन पेपर, और मशीन कैसे यूज होती है, तो ये आप थोड़ा देख लें। जैसे सर हर एक प्रोसीजर में 4 प्रोसीजर आपने इंट्रोड्यूस करने खुद को, और फिर पेशेंट को नेम वगैरह उससे पूछना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर कि मैं अभी ईसीजी परफॉर्म करूंगा, उसके लिए आपको अपनी शर्ट जो है वो हटानी पड़ेगी एंड यू हैव टू लाई ऑन द काउच। काउच पे पोजीशन जो है इट शुड बी 45 एंगल, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। हेड जो है वो ऊपर की तरफ है थोड़ा सा। Identify, अब now he is identifying the spaces, 4th intercostal space, this is the sternal angle, ये देखिए मार्जिन के पास लगी हुई है V1 लाइन।
अब हर एक ईसीजी मशीन के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसने जो लगाए हैं दीज आर द स्टिकी पैड्स, और ये पहले स्टिकी पैड्स लगा के उसके ऊपर फिर ये इलेक्ट्रोड्स को अटैच करेगा। ये देखें, पहले इसने V4 लगा ली मिड क्लेविकुलर लाइन के पास, और उसके मिड वे में बिटवीन V2 एंड V4 V3 लगा ली, फिर उसके बाद V5 एंड मिड एक्सिलरी लाइन में V6। तो दीज आर द 6 चेस्ट लीड्स। इसके ऊपर अब ये इलेक्ट्रोड्स को अटैच करेगा। ये लिम्ब लीड्स हैं, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग। अटैचमेंट ऑफ द ईसीजी इलेक्ट्रोड्स, ये देखें उसके ऊपर अब देखें C1, C2, C3, C4, C5 लिखा हुआ है, ठीक है। C क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज दीज आर द चेस्ट लीड्स। अब ये येलो, अब ये डिफरेंट पोजीशन, ग्रीन लीड ऑन द लेफ्ट लेग, ब्लैक लीड ऑन द राइट लेग। जो हमारे पास लैब में ईसीजी मशीन है उसके नीचे हम जेल लगाते हैं, और जेल लगाने के बाद उसके ऊपर हम पिन्स को अटैच करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये अब ट्रेसिंग हो रही है इसकी, ऑटो पे लगाया हुआ है, और उस ट्रेस को फिर हम प्रिंट कर लेते हैं। ये देखें प्रिंट, यहाँ पे देखें आपको प्रिंट में नजर आ रहा है V1, V2, V3। ये देखें AVR, AVL, तो डिफरेंट टाइप की। दिस वाज द प्रोसीजर। कोई कंफ्यूजन है?